नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है। तो देखिए, जो मेरा पिछला लेक्चर था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और जो चैप्टर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 22 पार्लियामेंट। तो उसी का पार्ट अभी बचा हुआ है, उसी को अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मनी बिल के बारे में। मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, बजट क्या होता है, क्या डिफरेंस है हमारे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। इन सभी चीज़ों को दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा, और ये आज हो सके तो शायद आखिरी लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। अब देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 110 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिलेटेड है मनी बिल से। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है कि कौन से बिल मनी बिल कहलाएंगे। तो कौन कौन से बिल मनी बिल कहलाएंगे उनके बारे में नीचे प्रोविजंस दिए गए हैं। तो चलिए अब उनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से बिल मनी बिल कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर हमको किसी टैक्स का रेगुलेशन करना है, मतलब कोई टैक्स लगाना है, टैक्स में बदलाव करना है, टैक्स को हटाना है, ठीक है, या फिर किसी टैक्स को इम्पोज करना है, तो अगर उस तरीके का कोई बिल हम पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो बिल कहलाएगा मनी बिल। अब देखिए, आगे बात करें, जो भी रेगुलेशन किससे रिलेटेड रहेगा, बोरोइंग ऑफ मनी, मतलब जो पैसों से रिलेटेड रहेगा, जो पैसों का जो उधार जो ले रही है हमारी कौन, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी बिल क्या कहलाएंगे, मनी बिल ही कहलाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, अगर कोई बिल जिससे ये है कि जिसमें से हम पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर हम पेमेंट कर रहे हैं, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड जो है इंडिया का वहाँ से, या फिर कंटीजेंसी फंड से, तो भी उस तरीके के जो भी बिल रहेंगे वो भी मनी बिल ही कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, जो भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या फिर अगर हम अपने एक्सपेंडिचर में, अपने खर्चे में कोई इंक्रीज करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, इंडिया से जो हम खर्च करेंगे, तो उस तरीके के जो भी बिल रहेंगे वो भी मनी बिल ही कहलाएंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है, या फिर देखिए जो भी रिसिप्ट ऑफ मनी रहेगा, कहाँ कहाँ के अकाउंट पे, जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहाँ का, या फिर जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है वहाँ का, या फिर कोई कस्टडी रहे या इशू रहे जो कि मनी से रिलेटेड रहे, या फिर ऑडिट जो है अकाउंट का उससे रिलेटेड रहे, ठीक है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, मतलब सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट में भी आपका मनी बिल होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जगह पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेट का रहेगा वहाँ का कंसोलिडेटेड फंड रहेगा वो। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैटर, अब 7वें नंबर क्या लिखा है, या फिर जो भी जो ऊपर दिए गए मैटर में से कोई भी इस तरीके का बिल रहेगा जिसमें इन सभी मैटर में से कोई भी एक मैटर आएगा, ठीक है, तो वो जो बिल कहलाएगा मेरा, वो कहलाएगा मनी बिल। और मनी बिल कहाँ पे डिफाइंड है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 110 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आगे कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे ये जो नीचे के 3 रीजन दिए गए हैं, अगर यही 3 सिर्फ रह रहे हैं तो हम उन बिल को मनी बिल नहीं कह देंगे। अब वो कौन कौन से चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए कि हम फाइन इम्पोज कर रहे हैं या फिर पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं, सिर्फ अगर किसी बिल में सिर्फ यही प्रोविज़न है तो वो बिल मनी बिल नहीं कहलाएगा। या फिर हम डिमांड कर रहे हैं या फिर पेमेंट कर रहे हैं किसका, फीस का, फीस किसके लिए, लाइसेंस के लिए, या फिर फीस किसके लिए, सर्विस के लिए, तो वो भी बिल क्या रहेगा, वो भी बिल मनी बिल नहीं कहलाएगा। या फिर हम कोई भी टैक्स जो कि लोकल अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि आपकी म्यूनसिपालिटी होती है, जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनका जो भी टैक्स उनके द्वारा जो इम्पोज किया जाता है, या फिर उनके द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको हटाना, उसको एबॉलिश करना हो, उसका रिमिशन करना हो, उसको बदलना हो, चेंज करना हो, अल्टरेशन करना हो, या फिर उसका रेगुलेशन करना हो, तो अगर किसी बिल में सिर्फ यही 3 प्रोविजन है तो वो बिल मनी बिल नहीं कहलाएगा। ऊपर का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो प्रोविजन रहेंगे दोस्तों, वही बिल मनी बिल कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर ये बात फंस जाए कि कैसे पता चलेगा कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, तो ये जो डिसीजन लेता है, ये कौन लेता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इसका जो डिसीजन रहेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा का, लोकसभा के स्पीकर का जो डिसीजन रहेगा किसी बिल के लिए कि मनी बिल है कि नहीं है, वो डिसीजन उसका फाइनल रहेगा। और इस डिसीजन के खिलाफ, स्पीकर ऑफ लोकसभा के डिसीजन के खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ना ही हम दोनों ही हाउस में
जो हमारा पार्लियामेंट का लोकसभा या राज्यसभा में उसके खिलाफ क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके खिलाफ सवाल उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ना ही हम प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, ना ही हम प्रेसिडेंट के पास भी नहीं जा सकते। तो ना ही हम जो स्पीकर का जो डिसीजन है, ना ही हम कोर्ट में जा सकते हैं, ना ही हम पार्लियामेंट में उसके खिलाफ सवाल उठा सकते हैं, और ना ही प्रेसिडेंट के पास उसके लिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई मनी बिल है जो कि हम ट्रांसमिट किसके पास भेजें, राज्यसभा के पास, और राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन ही दे सकता है, राज्यसभा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, वो सुझाव देगा, वो सुझाव लोकसभा माने या ना माने वो लोकसभा की मर्जी है। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट को असेंट देना, प्रेसिडेंट के पास भेजना हो असेंट के लिए, उसके राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, तो कौन भेजेगा, स्पीकर भेजेगा। और क्या कह के बोलेगा कि ये जो बिल हम भेज रहे हैं ये क्या है, एक मनी बिल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बात करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो भी मनी बिल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। और किसके रिकमेंडेशन पे, मतलब हमको सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से बताना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की आज्ञा लेनी पड़ेगी, तभी हम लोकसभा में किसी मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी इस तरीके के मनी बिल रहेंगे, कोई भी मनी बिल रहेगा, वो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ किसी मिनिस्टर के ही द्वारा इंट्रोड्यूस जा सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल, मतलब प्राइवेट मेंबर कोई जो कि मतलब कि ऐसा मेंबर जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं, गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर के पद पे नहीं है, वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। कौन इंट्रोड्यूस करेगा, सिर्फ और सिर्फ कोई मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा की पावर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं है। ना ही राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, ना ही मनी बिल को अमेंड कर सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा क्या कर सकती है, खाली रिकमेंडेशन ही देगी, सुझाव ही देगी। अब देखिए, जो राज्यसभा जो सुझाव जो देगी, जो भी रिकमेंडेशन देगी, वो जो है लोकसभा की मर्जी हो, माने या ना माने। ठीक है दोस्तों, और देखिए अगर मान लीजिए राज्यसभा में, लोकसभा से पास होने के बाद अगर राज्यसभा में कोई मनी बिल जाता है तो हद से हद वो कितने दिन तक रख सकता है अपने पास, राज्यसभा 14 दिन तक ही रख सकता है। 14 दिन के अंदर अंदर उसको जो है लोकसभा को वो बिल दोबारा वापस करना पड़ेगा, या तो रिकमेंडेशन दे के भेजे या फिर बिना रिकमेंडेशन के कि हाँ चलो ठीक है मान जाए उसकी बात। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लोकसभा के पास पावर होती है कि या तो वो जो राज्यसभा के द्वारा जो रिकमेंडेशन जो दिए गए उसको माने, या फिर जितने भी रिकमेंडेशन उन सबको रिजेक्ट कर दे, या कुछ रिकमेंडेशन को माने। वो सब राज्यसभा के, सॉरी, लोकसभा के पास पावर है जो है राज्यसभा के रिकमेंडेशन को माने या फिर ना माने। अब चलिए आगे बात करते हैं और कौन से प्रोविजन है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि लोकसभा जो है जो भी रिकमेंडेशन दी गई राज्यसभा के द्वारा उसको मान लेता है, ठीक है, तो मान लिया जाए कि वो बिल जो है दोनों ही हाउस से पास हो गई है। या फिर मान लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा के रिकमेंडेशन को नहीं मानता है, तब भी ये माना जाएगा कि वो बिल दोनों ही हाउस से पास हो गई, जिस तरीके से लोकसभा में ओरिजिनली जिस तरीके से पास हुई थी। ठीक है, बिना किसी चेंज के। तो देखिए, आप ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं है मनी बिल के लिए। अब देखिए, अगर राज्यसभा जो है लोकसभा को जो मनी बिल जो लोकसभा ने पास करके भेजा है, अगर उसको 14 डेज के अंदर, 14 दिन के अंदर अगर उसको नहीं लौटाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो बिल जो है मनी बिल दोनों ही हाउस से पास किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा के पास कम पावर है कंपेयर टू लोकसभा, किसके लिए, मनी बिल से रिलेटेड। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल रहता है तो उसके लिए हमारे लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास इक्वल पावर ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर कोई मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, मान लीजिए पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए, मतलब मंजूरी के लिए। या तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट उस बिल को मंजूरी दे देगा या फिर अपने असेंट को विथहोल्ड कर लेगा, लेकिन प्रेसिडेंट उस बिल को उस मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता है कि हाँ चलो दोबारा से एक बार और वापस भेज दूं। ठीक है दोस्तों, क्यों वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि देखिए जिस समय ये बिल इंट्रोड्यूस करना था उस समय प्रेसिडेंट से पहले ही परमिशन लिया गया था। ठीक है, इसलिए चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए टेबल नंबर 22 है जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल से रिलेटेड। वो टेबल अभी आगे आएगा तब डिस्कस कर लेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं फाइनेंशियल बिल। अब हम फाइनेंशियल बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए फाइनेंशियल बिल में आपको अभी ये बता दूं, दो तरीके की होती है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं
कैसे पता चलेगा, उस सभी चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी बिल किससे रिलेटेड रहेगा, फिजिकल मैटर से रिलेटेड अगर कोई बिल है, पैसों से रिलेटेड मैटर से कोई बिल है, तो वो बिल क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल बिल रहेगा। मतलब कि उसमें क्या हो, रिवेन्यू हो, ठीक है, या फिर एक्सपेंडिचर खर्चों की बात की जा रही हो, तो वो बिल क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल बिल कहलाएगा। अब देखिए, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो फाइनेंशियल बिल के टर्म को एक टेक्निकल सेंस में यूज किया है। अब ये जो फाइनेंशियल बिल कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की। एक तो देखिए, एक तो मनी बिल पहले ही हो गया, जो आर्टिकल नंबर 110 में था, क्योंकि देखिए यहाँ पे मनी बिल में तो रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी, इसलिए। अब देखिए अगला जो है वो क्या है, फाइनेंशियल बिल 1। मनी बिल तो हमने डिस्कस कर ही लिया, तो फाइनेंशियल बिल 1 क्या है, वो है आर्टिकल नंबर 117 के क्लॉज 1 में। अब जो अगला जो बिल है फाइनेंशियल बिल सेकेंड, वो क्या है, आर्टिकल 117 के क्लॉज 3 में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बात करते हैं किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, फाइनेंशियल बिल 1 क्या होगा, उन सभी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जो मनी बिल होता है वो एक तरीके का एक टाइप है किसका, फाइनेंशियल बिल का। फाइनेंशियल बिल का ही एक स्पेसीज है, फाइनेंशियल बिल का ही एक टाइप है, कौन, मनी बिल। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी मनी बिल होंगे वो फाइनेंशियल बिल होंगे, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल बिल होंगे वो मनी बिल नहीं होंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं, जो भी फाइनेंशियल बिल होंगे, अब वो मनी बिल है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। अगर उस बिल में जो आर्टिकल नंबर 110 में, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 110 में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर उस तरीके से वो बिल में अगर वो मैटर्स हैं, तो वो बिल क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल बिल। अब देखिए, कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, ये पावर किसके पास है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास है। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अगर कोई बिल आर्टिकल नंबर 110 से 10 के मैटर है उस बिल में, तो फिर वो बिल तो मनी बिल की तरीके से पास होगा। अगर आर्टिकल नंबर 110 के हिसाब से अगर उसमें मैटर नहीं है, तो फिर वो बिल किस तरीके से पास किया जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे ऊपर, तो वो बिल किस में आ जाएगा, जो हमारे आर्टिकल नंबर 117 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो फाइनेंशियल बिल 1 और 2 है, उस हिसाब से पास किया जाएगा। अब देखेंगे फाइनेंशियल बिल 1 क्या है, किस तरीके से कौन कौन से बिल इसमें आते हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से, जिस तरीके से मनी बिल के लिए कम पावर थी राज्यसभा के पास, क्या फाइनेंशियल बिल के लिए भी कम पावर है राज्यसभा के पास। अब देखिए दोस्तों, जो फाइनेंशियल बिल 1 है उसमें कौन से प्रोविजन रहेंगे। देखिए, उस जो फाइनेंशियल बिल 1 रहेगा उसमें जो आर्टिकल नंबर 110 था, जो मनी बिल के प्रोविजन तो रहेंगे ही, साथ ही साथ जो जनरल लेजिस्लेशन के जो मैटर हैं वो भी रहेंगे। ठीक है, तो वो बिल क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल बिल कहलाएगा। मतलब मनी बिल भी रहे प्लस साथ ही साथ जनरल लेजिस्लेशन वाली चीज़ें भी रहें। तो देखिए दोस्तों, तो इसमें क्या कहलाएगा, मतलब मान लीजिए बोरोइंग का क्लॉज तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये जो है डील ना कर रहा हो किसी एक्सक्लूसिव डील, ठीक है, बोरोइंग से। अब देखिए, ये जो फाइनेंशियल बिल है ये सिमिलर है मनी बिल से। फाइनेंशियल बिल कौन वाला, 1 वाला, ठीक है, ये सिमिलर है मनी बिल से। क्या क्या सिमिलरिटी है फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल में, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो फाइनेंशियल बिल 1 है और जो मनी बिल है जो आर्टिकल नंबर 110 में था, वो दोनों ही लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, जो दोनों ही बिल है, चाहे फाइनेंशियल बिल 1 हो या फिर मनी बिल जो कि आर्टिकल नंबर 110 में दिया गया है, वो दोनों ही कब इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेने के बाद ही इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आगे बात करें, जो फाइनेंशियल बिल 1 है उसमें कौन से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है जो कि ऑर्डिनरी बिल के जैसे हैं। अभी तो हमने ऊपर देखा क्या कि जो मनी बिल से जैसे हैं, मनी बिल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल बिल 1 में। अब देखेंगे कि फाइनेंशियल बिल 1 में कौन सी चीज़ें जो ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड हैं। तो देखिए, जो हमारी राज्यसभा है वह या तो वो जो है फाइनेंशियल बिल 1 को रिजेक्ट कर सकती है या फिर उसको अमेंड कर सकती है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन मनी बिल को हमारी राज्यसभा ना ही अमेंड कर सकती थी ना ही रिजेक्ट कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन ही दे सकती थी। अब देखिए, ये जो बिल है, अगर मान लीजिए कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों ही हाउस में, तो इस बिल के लिए प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को बुलाएगा, ठीक है, दोनों ही हाउस के, जिससे कि जो डेडलॉक आया उसको हटाया जा सके। अब देखिए, जो जॉइंट सिटिंग वो हमारे आर्टिकल नंबर 110 में है, आर्टिकल नंबर 108 में है। और जो हमारी जॉइंट सिटिंग जो रहती है, इसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग को।
अब देखिए, अगर मान लीजिए कि जब बिल पास हो गया दोनों ही हाउस से, तो प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, या तो प्रेसिडेंट उस बिल को अपनी असेंट दे दे, अपनी मंजूरी दे दे, या फिर उस बिल पे अपने असेंट को रोक ले, विथहोल्ड कर ले, या फिर वो क्या करे, उस बिल को दोबारा से पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। लेकिन मनी बिल को हमारा प्रेसिडेंट दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता था, लेकिन फाइनेंशियल बिल 1 को भेज सकता, आपने यहाँ पे देखा। अब देखिए दोस्तों, ये टेबल है ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है, अभी मैं इसको अभी बाद में डिस्कस करूंगा। पहले फाइनेंशियल बिल सेकेंड को भी डिस्कस कर दूं, जिससे कि अभी जो कोरिलेशन जो बना हुआ है फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में वो आपका टूटने ना पाए। तो देखिए दोस्तों, अब जो फाइनेंशियल बिल सेकेंड है इसमें क्या कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए इसमें जो एक्सपेंडिचर मतलब इसमें कौन से मैटर रहेंगे कि हाँ चलो एक्सपेंडिचर का बात रहे, खर्चे की बात रहे, कहाँ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमने खर्च करना है, उस वो सब मैटर रहे। लेकिन जो हमारा जो आर्टिकल नंबर 110 था मनी बिल से रिलेटेड, उनके कोई भी प्रोविजन नहीं रहेंगे फाइनेंशियल बिल सेकेंड में। ये बात क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, जो फाइनेंशियल बिल सेकेंड है ये किस तरीके से ट्रीट होता है, मतलब एक ऑर्डिनरी बिल के ही तरीके से माना जाता है इसको, किसको, फाइनेंशियल बिल सेकेंड को। और जो जिस तरीके से ऑर्डिनरी बिल को पास किया जाता है उसी तरीके से फाइनेंशियल बिल सेकेंड को ही पास किया जाता है। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 117 ब्रैकेट में 3, वो वाला आर्टिकल है फाइनेंशियल बिल सेकेंड के लिए। अब देखिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। जो फाइनेंशियल बिल सेकेंड है उसके लिए हमको अगर उसको इंट्रोड्यूस करना है दोनों ही हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये बात आपको ये याद रखिएगा। और हमको प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट था और जो मनी बिल था उसके लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत थी, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फाइनेंशियल बिल सेकेंड रहेगा, या तो दोनों ही हाउस से, मतलब मान लीजिए कि एक हाउस से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, तो जो दूसरा हाउस है वो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है या फिर अमेंड भी कर सकता है। लेकिन मनी बिल को जो हमारी राज्यसभा थी वो रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, ना ही अमेंड कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन ही दे सकती थी, किस पे, मनी बिल के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कोई डेडलॉक आ जाता है फाइनेंशियल बिल सेकेंड से रिलेटेड, तो जो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट समन करेगा जॉइंट सिटिंग के लिए, जो कि मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 108 से जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। और कौन प्रिसाइड करेगा, स्पीकर प्रिसाइड करता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए दोनों ही हाउस से हमारी जो फाइनेंशियल बिल सेकेंड जब पास हो जाएगी, तो प्रेसिडेंट या तो उसको अपना असेंट दे देगा, या फिर विथहोल्ड कर लेगा अपने असेंट को, या फिर उस बिल को दोबारा से पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो टेबल था जो मैंने बोला कि अब डिस्कस करूंगा, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या अंतर है ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में। तो देखिए, जो ऑर्डिनरी बिल होता है ये राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जो ऑर्डिनरी बिल रहता है वो या तो मतलब मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत रहती है। जो ऑर्डिनरी बिल रहता है उसको राज्यसभा अमेंड कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है, कौन, राज्यसभा। लेकिन जो मनी बिल रहता है उसको राज्यसभा अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन ही दे सकता है। और साथ ही राज्यसभा को ये बिल जो है 14 दिन के अंदर अंदर ही लोकसभा में दोबारा वापस भेजना रहता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो मनी बिल है उसको राज्यसभा कितने दिन तक, जो ऑर्डिनरी बिल है उसको राज्यसभा कितने दिन तक लटका सकती, कितने दिन तक अपने पास रख सकती है, ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। लेकिन जो मनी बिल रहता है उसको कितने दिन तक रख सकती है राज्यसभा, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए। देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट उसको खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जिससे कि ज़्यादा डेडलॉक ना हो, गवर्नमेंट के कामकाज ना रुके, इसलिए सिर्फ 14 दिन का ही प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो उसके लिए स्पीकर के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं रहती कि हाँ ये बिल जो है ऑर्डिनरी बिल है इस तरीके से। लेकिन जो मनी बिल रहता है उसके लिए स्पीकर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है कि स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है। अब देखिए, जब कोई ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है अप्रूवल के लिए, ठीक है दोस्तों, जब दोनों ही हाउस से वो जब पास हो जाता है उसके बाद, और अगर कोई डेडलॉक अगर बन जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है।
देखिए दोस्तों, जो मनी बिल रहता है उसमें कोई डिसएग्रीमेंट का बात ही नहीं रहता, क्योंकि इसमें सिर्फ और किसी के पास ज़्यादा पावर, लोकसभा के पास। अगर ये बिल लोकसभा से पास हो गई तो ये सीधे प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए पहुंच जाएगी, भले ही राज्यसभा माने या ना माने। इसके जॉइंट सीटिंग की जरूरत नहीं रहती। किसके लिए? मनी बिल के लिए। देखिए दोस्तों, जो ऑर्डिनरी बिल रहता है, अगर वो लोकसभा में वो बिल डिफीट हो जाता है, वो बिल लोकसभा में नहीं पास हो पाता है, और अगर वो ऑर्डिनरी बिल किसी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है तो गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस किया है, अगर पास नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जो मनी बिल रहता है, अगर वो लोकसभा में पास नहीं हो पाता है मनी बिल, तो गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ किसी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। प्राइवेट मेंबर मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अब देखिए, अगर कोई मनी बिल प्रेसिडेंट के असेंट के लिए पहुंचा तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? या तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, या तो उसको अप्रूव कर सकता है, या फिर दोबारा से जो है पार्लियामेंट में भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। कौन? प्रेसिडेंट, ऑर्डिनरी बिल को। लेकिन अगर कोई वही मनी बिल है तो प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ उसको क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है या फिर अप्रूव कर सकता है, लेकिन दोबारा से पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से क्या डिफरेंस होते हैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में, और हमने क्या डिस्कस किया, फाइनेंशियल बिल भी डिस्कस कर लिए। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जॉइंट सीटिंग से रिलेटेड, कि जॉइंट सीटिंग किस तरीके से होती है पार्लियामेंट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि जॉइंट सीटिंग दोनों हाउसों का कब कराया जाएगा, जो लोकसभा और राज्यसभा, उनका जॉइंट सीटिंग कब कराएंगे। तो देखिए, जब भी जो है ये क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जब मान लीजिए दो हाउसों में, जो दोनों ही हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, किसी बिल को लेके, किसी बिल के पास करने को लेके अगर कोई डेडलॉक आ जाता है, तो उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए कौन सा प्रोविज़न है? जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न है। अब देखिए, ये 3 कंडीशन है जॉइंट सीटिंग कब हमको बुलाना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि जो हमारे दोनों ही हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से किसी एक हाउस ने किसी बिल को पास कर दिया और दूसरे हाउस ने उस बिल को अगर रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? डेडलॉक हो जाएगा, तो उसके जॉइंट सीटिंग बुलाया जाएगा। या फिर किसी हाउस एक हाउस ने पास कर दिया और दूसरे हाउस ने उस बिल में कोई अमेंडमेंट किया, चेंज करके फिर से पहले वाले हाउस में भेजा, और अगर पहला वाला हाउस जो है डिसएग्री हो जाता उस अमेंडमेंट से, तो फिर क्या होगा? फिर से जो है जॉइंट सीटिंग कराया जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि एक हाउस ने किसी बिल को पास कर दिया, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक ने पास कर दिया, और जो दूसरा वाला जो हाउस है, अगर मान लीजिए लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा से पास हुआ तो लोकसभा में जाएगा। तो जो दूसरा हाउस जो है वो अगर उसी बिल को 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए अगर रख ले, तो क्या माना जाए कि वो बिल जो है उस पर डेडलॉक आ गया है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जॉइंट सीटिंग करना पड़ेगी। एक बात याद रखिएगा, जॉइंट सीटिंग कभी भी मनी बिल के लिए नहीं बुलाया जाता। अब देखिए, जॉइंट सीटिंग कौन बुलाता है, कौन समन करता है? प्रेसिडेंट समन करता है। और प्रिसाइड कौन करता है जॉइंट सीटिंग को? हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई बिल है जो जिसपे डिस्प्यूट, जिसपे डेडलॉक लग गया है, ठीक है, और अगर उसी बीच अगर लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है और जॉइंट सीटिंग को बुलाया नहीं गया, तो वो बिल क्या मान ली जाएगी? वो बिल लैप्स हो चुका है। और अगर मान लीजिए कि जॉइंट सीटिंग को समन कर दिया गया है और उसके बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिए। अगर जॉइंट सीटिंग से पहले अगर लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई तो वो बिल लैप्स हो जाएगा, और अगर जॉइंट सीटिंग के बाद अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। अब देखिए, प्रिसाइड कौन करेगा जॉइंट सीटिंग को, उसके बारे में लिखा हुआ है आगे। तो देखिए, समन कौन करेगा, कौन बुलावा भेजेगा? प्रेसिडेंट भेजेगा। प्रिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर मान लीजिए स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर नहीं है, एब्सेंट है, तो कौन करेगा? तो डिप्टी स्पीकर करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा के एब्सेंस में। अगर मान लीजिए स्पीकर ऑफ लोकसभा भी एब्सेंट है और डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो कौन प्रिसाइड करेगा? तो उस समय प्रिसाइड करेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो देखिए दोस्तों, आपने ये देखा यहाँ पे कि जो चेयरमैन है राज्यसभा का वो प्रिसाइड नहीं करता जॉइंट सीटिंग का। वैसा क्यों? क्योंकि जो है हमारा चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा है, उन दोनों का ही मेंबर नहीं होता है। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसलिए चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो प्रिसाइड नहीं करता है जॉइंट सीटिंग को। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोरम कितना होता है? तो जो दोनों ही हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, उनका 1/10 मेंबर, ठीक है, दोनों ही हाउस के, जैसे 552 लोकसभा का हो गया और 250 हो गया राज्यसभा का।
इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 802। 802 का 1/10 करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना, 80.2। तो 80 मेंबर जो है प्रेजेंट होना चाहिए। 80 मेंबर क्या है, इसके कोरम है, किसके, जॉइंट सिटिंग के। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर कोई बिल जब जॉइंट सिटिंग से जब पास हो जाता है तो उस बिल को मान लिया जाता है कि वो बिल क्या है, दोनों ही हाउस से पास हो चुका। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, लोकसभा ही जीतती, क्योंकि देखिए राज्यसभा के पास कितने मेंबर हैं, सिर्फ और सिर्फ 250 मेंबर हैं, और लोकसभा के पास कितने हैं, 552, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो किसकी मेजोरिटी रहेगी, लोकसभा की रहेगी, तो लोकसभा ही जीतता है जॉइंट सिटिंग के बैटल को। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो उस समय जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं, जॉइंट सिटिंग का इस्तेमाल कब कब हुआ। तो देखिए 1950 से जॉइंट सिटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार बुलाई गई, 3 ही बिल को पास। कौन कौन से, डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960 का, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 का, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया जॉइंट सिटिंग के बारे में। अब जो हम डिस्कस करेंगे बजट जो होता है पार्लियामेंट में, आप लोग भी सुनते होंगे बजट क्या होता है, बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, क्या बजट टर्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, रेलवे बजट, और जो आपका ये क्या नाम है, जो हमारा और जो बजट, जो एनुअल बजट जो होता है वो उसका कब सेपरेशन हुआ था, फिर कब मर्जर हुआ, उन सभी चीज़ों को दोस्तों अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें कहीं भी बजट वर्ड नहीं लिखा गया है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे किस आर्टिकल, बजट से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 112 में लिखा हुआ है क्या कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अब देखिए बजट होता है क्या, बजट स्टेटमेंट होता है जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फाइनेंशियल ईयर में। अब इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहता है उसका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से चालू होता है, 1 अप्रैल से, और एंड कब होता है, 31 मार्च। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो बजट है, बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं उन सभी चीज़ों को हम बात करते हैं अब। तो देखिए जो भी एस्टिमेट रहेगा रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट का वो आएंगी बजट में। ठीक है दोस्तों, और किस तरीके से हम रेवेन्यू को बढ़ाएंगे वो सभी चीज़ें क्या आएंगी, बजट में ही, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही आती है। उसका देखिए जो भी एक्सपेंडिचर का, जो भी खर्चों का जो एस्टिमेट रहेगा वो किस में आएगा, वो भी बजट में ही आता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो भी एक्चुअल रिसिप्ट रहता है उसका डिटेल, साथ ही जो भी एक्सपेंडिचर हुआ जब हमारा फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो रहा है उसका डिटेल, ठीक है, वो भी किस में आता है, वो भी बजट में ही आता है। या फिर जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी रहेगी जो अपकमिंग ईयर, जो नया साल, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी नया फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के लिए आगे आने वाले, उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू क्या रहेगी, स्पेंडिंग प्रोग्राम कहाँ खर्च करना है गवर्नमेंट को, जो भी नए नए प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करने होंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, बजट के ही अंडर आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पहले यहाँ पे 2 बजट होते थे, कौन कौन से, एक तो रेलवे बजट और एक दूसरा कौन सा था, जनरल बजट। ठीक है दोस्तों। जो रेलवे बजट था उसमें क्या रहता था कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिलेटेड, रेलवे के जो भी खर्च रहेंगे उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती थी वो रेलवे बजट में आती थी, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट था उसमें और जो चीज़ें जो खर्चे थे वो सब किस में आती थी, हमारी जनरल बजट में। अब देखिए दोस्तों, जो रेलवे बजट है वो जनरल बजट से कब अलग हुआ था, तो 1921 में इसको अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ये बात याद रखिएगा। क्यों किया गया था, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी आए रेलवे फाइनेंस में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो भी प्रॉफिट है रेलवे की उसको रेलवे में ही मतलब रेलवे डिपार्टमेंट में उसको जो है लगाया जाए। इन सभी चीज मतलब रेलवे की में किस तरीके से स्टेबिलिटी आए उस सभी चीज़ों के लिए रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था। अब देखिए अगस्त 2016 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने ये डिसाइड किया सॉरी, कि जो हमारा जनरल बजट है और जो रेलवे बजट है उन दोनों को क्या करेंगे, उन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, मर्ज हुआ, और जो हमारा 2017 का जो बजट जब पेश किया गया तो जो दोनों ही जनरल बजट और रेलवे बजट एक साथ पेश किए गए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमारे संविधान में कौन कौन से प्रोविजन लिखे गए हैं बजट से रिलेटेड, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और बात दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल नंबर 112 है जिसमें कि हमने पढ़ा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो कि बजट है,
तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर नंबर 2 में दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात भी याद रखिएगा। ये बात अभी मुझे याद आ गई तो मैंने आपको बता दिया ये चीज़। चलिए अब आगे बात करते हैं। दोस्तों जो हमारा प्रेसिडेंट रहता है इंडिया का, वो क्या करता है, जो दोनों ही हाउस है, जो हमारा राज्यसभा और लोकसभा को, जो गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर हुए, जो भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट आए, उन सभी चीज़ों को कौन भेजता है, प्रेसिडेंट भेजता है दोनों ही हाउस में। ठीक है दोस्तों, और देखिए कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट, ठीक है, नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए आगे बात करते हैं। नो मनी सेल बी ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, मतलब कंसोलिडेटेड फंड जो है इंडिया का, उससे कोई भी मनी नहीं निकाली जाएगी जब तक कि कोई एक अप्रोप्रिएट लॉ उसके लिए ना बनाया जाए। चलिए आगे बात करते हैं। कोई भी मनी बिल जो कि टैक्स को इम्पोज करने के लिए लाई गई हो, वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगी। कब तक, क्या एक्सेप्शन है, जब तक कि हम, आपको पता मनी बिल के लिए किससे रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट से। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके के बिल राज्यसभा में, मनी बिल जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाई, मतलब कोई जो भी अथॉरिटी, मतलब जो भी लॉ के द्वारा जो अथॉरिटी बना दी गई है कि कौन सा, इसको कि लॉ के द्वारा बनाया गया है कि वो वही टैक्स को कलेक्ट करेगी, टैक्स लिवाइव करेगी, तो वही सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेगी। ठीक है, कोई और अथॉरिटी टैक्स को कलेक्ट नहीं करेगी। अब देखिए जो हमारी पार्लियामेंट है वो रिड्यूस कर सकती है या फिर किसी टैक्स को कम कर सकती है या फिर बढ़ा सकती है, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफाइन किया गया है जो भी रोल है, ठीक है, जो भी पोजीशन है, जो हमारे जो हाउस है पार्लियामेंट के, जो राज्यसभा और लोकसभा हैं, कि उसमें किस तरीके से बजट से रिलेटेड दोनों ही हाउस के क्या क्या पावर रहेंगे। तो देखिए बात करते हैं। जो भी मनी बिल रहेगा या जो फाइनेंस बिल रहेगा जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड रहेगा, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। अब देखिए जो हमारी राज्यसभा है उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग कर सके। ये प्रिविलेज किसके पास दी गई है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही पास है। अब देखिए जो राज्यसभा है उसको मनी बिल को या फिर फाइनेंस बिल को लोकसभा को कितने दिन के अंदर रिटर्न करना पड़ता है, 14 डेज के अंदर ही रिटर्न करना पड़ता है। और जहाँ लोकसभा रहती है वो चाहे तो राज्यसभा के रिकमेंडेशन को माने या फिर ना माने, वो लोकसभा की मर्जी रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों जो भी बजट रहेगा, ठीक है, उसमें जो है जो भी एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंडिचर जो कि कहाँ से, रिवेन्यू अकाउंट है, उसमें से जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको अदर एक्सपेंडिचर से अलग करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि सबको एक ही साथ मिला के बजट में पेश कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज होगा, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर कहाँ से किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसमें जो है उसके लिए वोटिंग नहीं कराई जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस ही किया जा सकता है, मतलब वोटिंग नहीं करानी पड़ेगी अगर हम खर्च करते हैं कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च कर रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों जो बजट है, बजट में दो टाइप के एक्सपेंडिचर, एक तो है चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, और एक क्या है, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। अब ये मेड टर्म और चार्ज टर्म दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो चार्ज एक्सपेंडिचर होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, उस पर वोट नहीं होगा पार्लियामेंट में, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा। लेकिन अगर कोई एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं, मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसमें क्या होगा, उसमें डिस्कशन भी होगा और वोटिंग भी होगा। अब देखिए चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या कौन कौन सी चीज़ें आती, तो देखिए जो भी अलाउंस या इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, या फिर जो भी सैलरी या अलाउंस मिलते हैं किसको, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, किसके, राज्यसभा, और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा का, सैलरी अलाउंस, पेंशन ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। एक बात याद रखिएगा, सैलरी जो रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जज के हाई कोर्ट को, और पेंशन कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए जो भी सैलरी अलाउंस और पेंशन है किसका, कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। जो भी सैलरी अलाउंस और पेंशन रहेगा किसका, चेयरमैन और मेंबर जो रहते हैं यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे किसके, सुप्रीम कोर्ट के, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किसके, कैग के, यूपीएससी के। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये सब चीज़ें आएंगी चार्ज एक्सपेंडिचर, मतलब कि इसके लिए वोटिंग नहीं करानी पड़ती है पार्लियामेंट में, खाली डिस्कशन होगा। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं। जो भी एक्सपेंडिचर जिसको डिक्लेयर कर दे पार्लियामेंट की चार्ज एक्सपेंडिचर है उस पर भी वोटिंग नहीं कराई जाएगी।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्टेज क्या क्या रहते हैं, बजट किस तरीके से पास होता है हमारे पार्लियामेंट में, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो बजट जो हमारे पार्लियामेंट में जो पास होता है उसके 6 स्टेज है। एक तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, फिर होता है जनरल डिस्कशन, फिर होता है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 6 स्टेज दिए गए हैं टोटल बजट को पास कराने के लिए। तो अब हम एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ बजट है, तो बजट कैसे प्रेजेंट होता था पहले, दो पार्ट में, एक तो रेलवे बजट और एक जनरल बजट। लेकिन अब किस तरीके से पेश होता है, अब दोनों को ही मर्ज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो जनरल बजट पे स्पीच देंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट स्पीच कहेंगे। और जब फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो स्पीच को जब खत्म कर लेंगे लोकसभा में, तो उसके बाद इस बजट को हम कहाँ पेश करेंगे, राज्यसभा में। लेकिन जो राज्यसभा है उसके पास वोटिंग की पावर नहीं है, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग की पावर नहीं किसके पास, राज्यसभा के पास। ये राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, डिस्कशन ही कर सकती है। अब देखिए अब आगे जो पॉइंट हो क्या है, जनरल डिस्कशन। देखिए प्रेजेंटेशन तो हो गया बजट का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच देके प्रेजेंट कर दिया बजट को। अब आगे कौन सी बात आएगी, जनरल डिस्कशन। डिस्कशन होगा किस चीज का, बजट का। तो देखिए कुछ दिन बाद जिस दिन हमारा बजट जो है प्रेजेंट हो जाता है, उसके बाद इस बजट पे डिस्कशन होगा। और ये जो डिस्कशन होगा दोनों ही हाउस में होगा। और ये कितने दिन तक चलता है, 3 से 4 दिन तक बजट पे डिस्कशन चलता है। अब देखिए जो हमारी लोकसभा है वो पूरे बजट को डिस्कस करेगी, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है सॉरी और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो क्या करेंगे, उनके पास राइट रहता है कि जो भी डिस्कशन हुआ उसके जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके द्वारा, मतलब हमारे पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा, उनके लोकसभा के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनके बातों का जवाब दे। कौन, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। उसका देखिए स्क्रूटनी की जाती है किसके द्वारा, डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा। तो देखिए जब जनरल डिस्कशन जब खत्म हो जाता है बजट का, ठीक है, उसका क्या होता है, दोनों ही हाउस क्या हो जाते हैं, एडजर्न हो जाते हैं। कितने दिन के लिए, 3 से 4 हफ्तों के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए सेशन नहीं खत्म होगा क्योंकि ये प्रोरोग नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एडजर्न हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, चलिए कमेंट सेक्शन बताएगा कि एडजर्न साइनाडाई क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, गैप कितना, इसमें क्या 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है पार्लियामेंट की, वो एग्जामिन करती है पूरे बजट को। ठीक है, उसके बाद ये लोग अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं दोनों ही हाउस में, जो पार्लियामेंट के जो दोनों ही हाउस है वहाँ पे अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम ये कब स्टेबलाइज की गई थी, कब बनाई गई थी, 1993 में। और इसको कब बढ़ाया गया, 2004 में इसको और बढ़ा दिया गया। और ये जो भी पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है मिनिस्टर का, उस पर जो भी काम करता है, कौन काम करेगा, ये जो हमारी जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, पार्लियामेंट की। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होता है। तो ये कौन करेगा वोटिंग, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही करेगी, राज्यसभा नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं कि कितना कितना ग्रांट दिया जाना है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट का, अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज जो है डिमांड फॉर ग्रांट बताया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये वोटिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगी, लोकसभा में होगी, राज्यसभा में नहीं होगी। राज्यसभा क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन ही करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि किस किस मिनिस्ट्री के लिए कितना पैसा दिया जाएगा जब तक बजट प्रॉपर वे में मतलब पास नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब कितने पैसे, अभी जैसे अब बजट पास हो तो समय लगेगा, तो कितना पैसा किस किस मिनिस्ट्री को दे दिया जाए जिससे कि उनका काम चलता रहे। और हर एक मिनिस्ट्री क्या करेगी, एक सेपरेट वोट किया जाएगा हर एक मिनिस्ट्री के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे यही बात लिखी हुई कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के पास वोटिंग पावर नहीं रहती, किसके पास रहती, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही पास रहेगी। अब देखिए जो हमारी जनरल बजट है इसमें टोटल 109 डिमांड होती है, 103 क्या रहती है, सिविल एक्सपेंडिचर से, 6 रहती है डिफेंस एक्सपेंडिचर से। और जो रेलवे बजट उसमें कितने 32, लेकिन अब तो ये भी मर्ज हो गया, तो ये भी जनरल बजट में ही आ जाता है। तो वही बातें लिखी हुई कि जितने भी डिमांड रहेंगे उनका सेपरेटली वोटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वोटिंग होता है इसमें ये 3 तरीके से होंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जैसे कि इसमें क्या करेगी, जो हमारी जो लोकसभा रहेगी, जो लोकसभा के मेंबर रहेंगे, अगर उनको जो भी डिमांड फॉर ग्रांट है उसको कम करना है तो मोशन चलाएंगे क्या, कि जिससे कि जो डिमांड ऑफ ग्रांट है उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। और इस मोशन को क्या कहते हैं, कट मोशन। अब ये 3 तरीके के कट मोशन होते हैं। ठीक दोस्तों, अब कौन कौन से, पॉलिसी कट मोशन होता है। अब ये पॉलिसी कट मोशन क्या होता है, ये डिसअप्रूव कर देता है। ठीक है, जो भी पॉलिसी रहेगी, मतलब जिस पॉलिसी के लिए डिमांड फॉर ग्रांट मांगा जा रहा है उसको क्या किया जाता है, उसको डिसअप्रूव कर दिया जाता है।
अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो अमाउंट रहेगा डिमांड फॉर ग्रांट, इसको कहाँ तक रिड्यूस कर देंगे। मान लीजिए कई करोड़ों रुपए लगते हैं एक एक मिनिस्ट्री के खर्चे के लिए, उसको कितने कर देगी, 1 रुपए पे ले आ देती है। ठीक है दोस्तों, और जो मेंबर हैं वो किसी अल्टरनेट पॉलिसी के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं इकोनॉमिक कट मोशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसको मतलब रिड्यूस किया जाता है। ऐसा नहीं कि 1 रुपए कर देंगे, मतलब कुछ कम कर देंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे। अब देखिए टोकन कट मोशन में क्या किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक पोर्शन के लिए होगा, ठीक है, जो भी डिमांड फॉर ग्रांट है। और ये क्या होगा, इट शुड टू वन डिमांड, मतलब एक डिमांड के लिए एक ही बार होगा। ऐसा नहीं कि इसमें देखिए, अब मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। कहा गया कि कोई स्पेसिफिक ग्रीवेंस के लिए होगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें ये कहा गया कि जो अमाउंट है डिमांड फॉर ग्रांट का, इसको कहाँ तक रिड्यूस कर देते हैं, 100 रुपए तक रिड्यूस कर, यहाँ पे कितना कर देते हैं, 1 रुपए, यहाँ पे एक स्पेसिफाइड अमाउंट, और यहाँ पे 100 रुपए तक रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो कट मोशन जो चलाया जाएगा, इसमें जो नीचे दिए कंडीशन है वो सब सेटिस्फाई करना चाहिए, सब कंडीशन होना चाहिए, तभी कट मोशन चल सकता है। तो देखिए जो कट मोशन चलेगा सिर्फ और सिर्फ डिमांड से ही रिलेटेड चीज़ों के लिए कट मोशन चलेगा। ठीक दोस्तों, और इसमें क्लियरली एक्सप्रेशन होना चाहिए किस चीज़ का, कि इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफेमेटरी स्टेटमेंट ही रहेगा, और ये एक स्पेसिफिक मैटर के लिए ही चलाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि अनस्पेसिफाइड मैटर के लिए हो, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जब कट मोशन चलाएंगे तो कोई सजेशन नहीं दिया जाएगा कि आपको अमेंडमेंट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें चेंजेस करना चाहिए। अब देखिए इसमें एक और बात क्या लिखी हुई है, जो हमारी कट मोशन है उसमें जो मैटर जो कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आएंगे, वो सब मैटर नहीं होने चाहिए। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए जो कट मोशन होगा, जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, आपको पता है चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए क्या वोटिंग नहीं करानी पड़ती है, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर मेड अप फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके लिए वोटिंग होती है। तो अगर चार्ज एक्सपेंडिचर है तो फिर वो भी, या उसमें भी कट मोशन नहीं चलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। कोई भी मैटर जो कि कोर्ट के अंडर में आएगा, वो मैटर भी, उस मैटर के लिए भी कट मोशन नहीं चलाया जाएगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज के लिए कट मोशन नहीं चलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें कोई भी डिस्कशन रिवाइव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा उसी सेशन में, और कोई ट्राइबल मैटर रिलेटेड कट मोशन नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए कट मोशन में क्या होता है, कट मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक कंसंट्रेटेड, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन होता है, ठीक है। उसके बाद और एक स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट के लिए होता है। अब इसमें जो है जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज रहेंगी, जो भी गवर्नमेंट जिसके रिस्पॉन्सिबल रहेगी, उन सभी एक्टिविटीज को यहाँ पे देखा जाता है, ठीक दोस्तों। अब देखिए जो कट मोशन है वो ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं यूज हो पाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आपको ही पता है जो मेजॉरिटी है वो किसकी रहती है, गवर्नमेंट की रहती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके रहते हैं, लोकसभा में जो गवर्नमेंट जिसकी चलती है उसी के रहते हैं। तो उस वजह से वोटिंग किसके हिसाब से ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट के हिसाब से ज़्यादा होगी। इसलिए जो है कट मोशन का ज़्यादा कोई यूटिलिटी नहीं रहता है, कोई ज़्यादा उपयोग नहीं रहता है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई कट मोशन अगर पास हो जाता है लोकसभा में, तो इससे मतलब जो पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट की कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बहुमत में है कि नहीं, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, ये लीड टू इट्स, मतलब गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देने के लिए भी मजबूर कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब वोटिंग ऑफ डिमांड जब हो जाता है, इसके लिए कितने दिन दिए जाते हैं, 26 डे दिए जाते हैं। अब जब लास्ट डे में क्या होता है, स्पीकर क्या करता है, जो भी रिमेनिंग डिमांड रहता है उसको वोटिंग पे ले आ देता है, ठीक है। और मान लीजिए जो भी मैटर जो कि अनडिस्कस्ड है, जो मैटर डिस्कस नहीं किए गए हैं, उन पे भी वोटिंग करा दिया जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, बुलेटिन में आपको ही बताया था मैंने। बुलेटिन क्या होता है, बिना डिस्कस किए हुए किसी मैटर पे, किसी बिल पे अगर हम डायरेक्ट वोटिंग करा देते हैं तो उसको बोलते हैं बुलेटिन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल क्या है। देखिए दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसमें ये बात कहा गया है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसमें से हम पैसे कब तक नहीं निकाल सकते हैं, जब तक कि उसके लिए कोई एक अप्रोप्रिएट लॉ नहीं बनाया गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कोई भी अप्रोप्रिएशन बिल जो इंट्रोड्यूस होगी पार्लियामेंट में, उसमें क्या बातें रहेंगी, उन सभी चीज़ों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई ग्रांट है, ठीक है, लोकसभा में जिसको कि वोटिंग करना है, या फिर जो भी चार्ज एक्सपेंडिचर है कहाँ के, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, ठीक है दोस्तों। जो अप्रोप्रिएशन बिल है, ये एक्ट कब बनता है, जब हमारा प्रेसिडेंट इसको मंजूर कर देता है, तो क्या बन जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल एक्ट बन जाता है।
अब देखिए आगे बात करेंगे फाइनेंस बिल क्या होता है। जो फाइनेंस बिल है इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है, जो भी फाइनेंशियल प्रपोजल रहेंगे, गवर्नमेंट जो भी फाइनेंशियल प्रपोजल करेगी उसको इफेक्ट में लाने के लिए, उसको लागू करने के लिए फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए ये फाइनेंशियल बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा, ये सब कंडीशन किसके ऊपर रहेगा, डिपेंड करेगा स्पीकर के ऊपर। अगर स्पीकर डिसाइड कर दे कि ये फाइनेंस बिल मनी बिल के अंतर्गत आती है तो वो बिल मनी बिल मान ली जाएगी, और उसके खिलाफ स्पीकर के डिसीजन के खिलाफ हम ना ही कोर्ट में जा सकते हैं, ना ही प्रेसिडेंट में जा सकते हैं, और ना ही हाउस में उसका डिस्कशन होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारी अप्रोप्रिएशन बिल है ये क्या करता है, अगर मान लीजिए कि किसी टैक्स को कम करना या फिर रिजेक्ट करना है तो वो किसके अंदर आएगा, अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर। तो जो हमारा प्रोविजन है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1931, इसमें ये कहा गया है कि जो फाइनेंस बिल रहेगा वो पास होना चाहिए हमारे पार्लियामेंट से, और उसको प्रेसिडेंट की मंजूरी 75 डेज के अंदर ही मिल जानी चाहिए। अब देखिए और भी कई ढेर सारे ग्रांट हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला ग्रांट है वो है सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री और, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि जो पार्लियामेंट ने जो अमाउंट जो ऑथोराइज किया, ठीक है, जो अप्रोप्रिएशन एक्ट था उस पार्टिकुलर सर्विस के लिए, उसके हिसाब से जो भी करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसके लिए जो भी अमाउंट पार्लियामेंट ने पास किया, अगर वो अमाउंट कम पड़ रहा है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो उसके लिए क्या हो जाता है, और थोड़ा ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों बात करेंगे एडिशनल ग्रांट क्या होता है। तो दोस्तों जो एडिशनल ग्रांट है इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि जो हमारी जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोई नया सर्विस, कोई नया प्रपोजल लेके आए, कोई नई स्कीम लेके आई, ठीक है, उसी फाइनेंशियल ईयर में लागू करने के लिए, और उसके बारे में जो बजट जब पेश किया गया था उस साल का, उस फाइनेंशियल ईयर का, उस समय डिस्कस नहीं किया गया था, तो उस समय पैसों की तो जरूरत पड़ेगी नई पॉलिसी, नई स्कीम को लागू करने के लिए गवर्नमेंट को, तो उस समय एडिशनल ग्रांट प्रोवाइड कराया जाता है। अब देखिए एक्सेस ग्रांट क्या है, अगर मान ली जो भी मनी किसी भी सर्विस के लिए किसी फाइनेंशियल ईयर में लोकसभा के द्वारा पास करके बजट में दी गई हो, ठीक है, अमाउंट ग्रांट किया गया हो, तो अगर मान लीजिए अगर और एक्स्ट्रा मनी चाहिए तो उसके उसी फाइनेंशियल ईयर में तो क्या करना पड़ेगा, लोकसभा में वोटिंग करानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये जो एक्सेस ग्रांट जो रहेगा इसको सबमिट करना पड़ेगा लोकसभा में, उसके बाद उस पर वोटिंग करानी पड़ेगी, और उसके बाद इस एक्सेस ग्रांट का जो प्रपोजल है इसको अप्रूवल चाहिए। किसका अप्रूवल चाहिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो है उसका अप्रूवल भी मिलेगा, तब जाके एक्सेस ग्रांट मिलेगा। अब देखिए बाकी आगे आता है वोट ऑफ क्रेडिट क्या है। देखिए दोस्तों ये एक तरीके का ब्लैंक चेक होता है जो कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है, उनको कौन देता है, लोकसभा देता है। अब मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाती है, ठीक है, हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो रिसोर्स है इंडिया का, तो उस समय अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाती है तो उस समय वोट ऑफ क्रेडिट कराया जाता है। अब देखिए एक्सेप्शनल ग्रांट कब होता है, मान लीजिए कोई स्पेशल पर्पज है, ठीक है, जो कि जो हमारी करंट सर्विस थी फाइनेंशियल ईयर की उसमें नहीं, मतलब उसका कोई भी पार्ट नहीं था उसमें, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक्सेप्शनल ग्रांट कराया जाता है। अब देखिए टोकन ग्रांट क्या है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो भी फंड ग्रांट किया गया लोकसभा के द्वारा, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि जो भी एक्सपेंडिचर बताए गए थे कितने खर्च पड़ेंगे, उसमें कोई नई सर्विस ले आई गई, ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या किया जाएगा, एक री एप्रोप्रिएशन, मतलब दोबारा से इस पे ग्रांट को चेक किया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि डिमांड फॉर ग्रांट कितने रुपए के लिए, टोकन रुपीज कितना, ₹1 के लिए सबमिट किया जाता है, कहाँ पे, लोकसभा में, और उस पर वोटिंग होती है, और अगर ये पास हो जाता है तो जो फंड मांगेगी गवर्नमेंट वो मिल जाता है गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम बात करेंगे फंड कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसमें फंड 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक है, अब देखिए आपको काफ़ी कंसोलिडेटेड फंड में जिक्र किया था, कंटीजेंसी, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, अब ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो आर्टिकल नंबर 266 में है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है आर्टिकल नंबर ये भी 266 में ही है, और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये आर्टिकल नंबर 267 में है। तो अब हम एक एक करके इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। देखिए दोस्तों ये एक ऐसा फंड है जहां पे जितने भी रिसीव जो भी पेमेंट होगा वो यहीं से किए जाते हैं। कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 266 में, याद कर लीजिएगा इसको। अगर अदर वर्ड्स में बात करूँ, जो भी रिवेन्यू, ठीक है, रिसीव किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर जो भी लोन वगैरह लिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है, किस इशू पे, मतलब किसको, ट्रेजरी बिल पे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बात करते हैं। जो भी हमको पेमेंट करना, अगर हमने कोई लोन लिया है
तो उसका पेमेंट भी तो करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसका जब पेमेंट करना होगा उसके लिए जो भी मनी रिसीव होगी वो भी कहाँ से होगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही रिसीव किया जाएगा। तो देखिए इसमें जो भी पैसे निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, पार्लियामेंट में इसमें वोटिंग होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पैसे आते कहाँ से हैं, तो देखिए गवर्नमेंट कहीं से लोन ले लेती है, या फिर जो भी रिवेन्यू जो कि टैक्स वगैरह के थ्रू जो भी जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उसमें जो भी कलेक्शन होता है रिवेन्यू का, वो भी कहाँ पे आते हैं, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रिसीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ही मैंने बताया था जो चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड रहेगा उस पर वोटिंग नहीं कराई जाएगी, ये बात याद रखिए। चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब कि प्रेसिडेंट की सैलरी, स्पीकर की सैलरी, इन सब जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, अगर एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो उस पर वोटिंग कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बात करते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये भी जो है ये हमारे किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 266 में ही आता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो भी पब्लिक मनी जो किससे मतलब जो भी हमारे जो पब्लिक मनी रहेंगी जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट नहीं होती, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाती हैं, वो सब कहाँ पे क्रेडिट होती है, वो पैसे कहाँ पे जाएंगे, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, कौन कौन से चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए जो भी प्रोविडेंट फंड का डिपॉजिट रहेगा, जो भी जुडिशियल डिपॉजिट रहेगा, जो आप लोग स्टाम्प पेपर वगैरह लेते हैं, या फिर जो भी सेविंग बैंक का डिपॉजिट रहेगा, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट रहेगा, या फिर जो रेमिटेंस। अब रेमिटेंस क्या होते हैं, जो हमारे यहाँ के नागरिक जो बाहर जाके जो काम करते हैं, फिर वो लोग जो पैसा भेजते हैं ना उसको बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इन सभी जगह से इसमें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पैसे आते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से अगर गवर्नमेंट को अगर पैसे निकालने हैं तो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही पैसे निकल जाते हैं, कोई भी वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इससे जो भी पेमेंट होते हैं ये एक तरीके से, जिस तरीके से बैंक में बैंकिंग का ट्रांजेक्शन होता है उसी नेचर का इसका भी जो भी पैसे निकाले जाएंगे, जो भी पेमेंट किए जाएंगे पब्लिक अकाउंट के द्वारा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो भी इसी तरीके का होगा। अब देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये क्या चीज़ है, तो देखिए अब इसके बारे में डिस्कस। सबसे पहले दोस्तों आप ये बात याद रख लीजिए कि पार्लियामेंट ने एक लॉ भी इनेक्ट किया है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट, कब, 1950 में। तो देखिए माई कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम आ जाती, कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन आ जाती कि कहीं बाढ़ वगैरह आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, तो वहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी, खर्चा तो पड़ेगा ही, तो उस समय जो भी पैसे निकालना पड़ता है, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से ही निकाले जाते हैं। अब देखिए इसमें से भी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से भी अगर पैसे अगर निकालने होंगे, सबसे पहले किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 267 में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से भी अगर पैसे अगर निकालने होंगे तो पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। ठीक है दोस्तों, ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा निकाल लिए जाते हैं। अब देखिए ये जो पैसे रहते हैं, ये पैसे किसके अंडर में रहते हैं, ये पैसे रहते हैं प्रेसिडेंट के अंडर में। ठीक है, और कौन देता है, ये फंड कौन हेल्ड किया रहता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, मतलब किसके मतलब बिहाफ पे रहता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे रहता है, किसके पास, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास। और ये भी पैसे किस तरीके से निकालते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन के ही द्वारा निकाले जाते हैं, कोई किसी भी तरीके की वोटिंग की जरूरत नहीं होती जिस समय हम कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालेंगे। दोस्तों एक और बात आप याद रखिएगा, अगर मान लीजिए जितना पैसा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाल लिया गया, ठीक है, रिलीफ वगैरह प्रोवाइड कर दिया गया, तो उसके बाद जितना पैसा निकाला जाएगा उतना ही पैसा कंटीजेंसी फंड में दोबारा से डाला जाता है। कहाँ से डाला जाएगा वो पैसा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसा कंटीजेंसी फंड में डाला जाएगा। और देखिए आज के डेट में टोटल 500 करोड़ रुपए यहाँ पे हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, आप गूगल कर लीजिएगा, वैसे शायद मेरे हिसाब से 500 रुपये हैं जब मैंने एक बार पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पे एक और बात बताऊँ मैं, इसका हिसाब कौन रखेगा, कितना पैसा निकाला गया, तो कैग रखता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी कैग नहीं, सीजीए रखता है, कौन, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कैग नहीं रहता, कैग तो रहता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो नहीं रखेगा, सीजीए रखता है, कौन, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट रखेगा इसका हिसाब, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का हिसाब। ठीक है दोस्तों, अब ये सीजीए कैसे बनते हैं, जो भी यूपीएससी एग्जाम का जो अकाउंट का जो पोस्ट होता है ना, उसका जो हाईएस्ट पोस्ट होता है वो रहता है सीजीए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब ये एक और टॉपिक है, यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है हमारी उसका रोल क्या है उसके बारे में दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो भी पावर और फंक्शन है हमारे पार्लियामेंट का, उसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन, जो लॉ बनाने के लिए जो पावर फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन, जो किसी लॉ को लागू करने के लिए जो पावर एंड फंक्शन है, फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन,
कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड फंक्शन, जुडिशियल पावर एंड फंक्शन, इलेक्टोरल पावर एंड फंक्शन और भी अदर जो पावर एंड फंक्शन है, इन मतलब टोटल 7 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर आएगा ये मैं अब अगले पार्ट में लेके आऊँगा। मैं कोशिश तो कर रहा था कि आज ही के मतलब इसी लेक्चर में खत्म हो जाए, लेकिन देखिए एक्चुअली लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ये जो टॉपिक होगा अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वो आपका जो लेक्चर रहेगा वो आखिरी लेक्चर रहेगा चैप्टर नंबर 22 का। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप जो है इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। देखिए शेयर करने से क्या होगा, और जो मेरे भाई बहन हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।